जुमे की हिंसा का मास्टरमाइंड कौन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। आपको बता दें पैगंबर विवाद टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार को बहुत बवाल हुआ। कई शहरों में बवाल ये देखने को मिला, इसके साथ ही 3 राज्यों में भी बवाल देखने को मिला, जिसके बाद हिंसा भड़क गई और पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। इसके साथ ही पुलिस के ऊपर पथराव भी हुआ है। तस्वीरें हम आपको सहारनपुर की दिखा रहे हैं, देख सकते हैं ये सहारनपुर की तस्वीरें हैं। किस तरीके से ये बवाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे करीब उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में हिंसा भड़की। देश के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लोग सड़कों पर उतरे तो कई जगह पथराव हुआ और उत्तर प्रदेश के 8 शहरों यानी कि वो शहर हैं प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, हाथरस और अलीगढ़ और जौनपुर में लोगों ने जमकर बवाल काटा, पुलिस के ऊपर पथराव किया, आगजनी की, कई गाड़ियों को आग के हवाले तक कर दिया। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे दिन यानी कि शनिवार को भी भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और इसके बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के यहां पर गोले तक छोड़ने पड़े, उनका इस्तेमाल करना पड़ा। उधर रांची में हिंसा के बाद सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं संभावित इलाकों को सील तक कर दिया गया है और सरकार ने किसी को भी घर से ना निकलने की हिदायत भी दे दी है। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के ठीक 7 दिन बाद ये 8 शहरों में उत्तर प्रदेश के हिंसा देखने को मिली है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और नवाजी पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नूपुर शर्मा की टिप्पणी से नाराज थे, जिसके बाद प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद और अंबेडकर नगर, हाथरस, अलीगढ़, जौनपुर में नवाजी सड़कों पर उतरे, जमकर पुलिस के ऊपर पथराव किया। पुलिस प्रशासन 2 दिन से अलर्ट पर थी, लेकिन इसके ऐन वक्त पर सारी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी फेल होती दिखाई दी, क्योंकि नवाजी सड़क पर उतर आए और लगातार प्रदर्शन करने लगे। लेकिन एक चीज साफ होती है कि जो सहारनपुर है जगह, यहां पर जो हिंसा हुई ये प्लानिंग के तहत बताई जा रही है। यहां पर नीली टोपी का जिक्र किया गया है और इसके साथ ही ब्लैक कुर्ते का जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर पहले से कुछ लोग नीली टोपी और ब्लैक कुर्ता पहने हुए उपस्थित थे, जो इस हिंसा को भड़काने में इनकी अहम भूमिका मानी जा रही है। ये लोग शराब के नशे में थे और इसके बाद इन्होंने जब नवाजी नमाज पढ़कर बाहर निकले तो इन्होंने यहां पर नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद ये हिंसा भड़क गई और हिंसा इतनी भड़क गई कि लोगों ने सड़कों पर गाड़ियां फूंकना शुरू कर दी। इसके साथ ही पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस को काबू करने के लिए इन लोगों को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सहारनपुर की तस्वीरें हैं और कई अलग अलग जिलों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हिंसा हुई है। नमाज के बाद ये हिंसा हुई है, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके साथ ही कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है। बता दें कि पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर ये लोग प्रदर्शन करने लगे और इसके बाद ये बताया जा रहा है सहारनपुर में कुछ उपद्रवी पहले से उपस्थित थे और जिन्होंने इस बवाल को ज्यादा भड़का दिया और इसके बाद लोग सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किए। प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं सहारनपुर में किस तरीके से हिंसा भड़की। नीली टोपी का कनेक्शन इसमें सामने निकल कर आ रहा है। अब ये नीली टोपी वाले कौन हैं और अगर पुलिस को इस बारे में पहले से पता था तो पुलिस आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया, पुलिस पहले से सतर्क क्यों नहीं दिखी, ये भी बड़ा सवाल है। पुलिस की यहां पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई जिलों में पुलिस अलर्ट थी, वो सुरक्षा व्यवस्था के मामले में फेल होती दिखी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के करीब 8 जिलों में हिंसा देखने को मिली। तो सवाल वही है कि जुमे की हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। ये पहले से प्लानिंग थी इस पूरी हिंसा की और अब पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फिलहाल पहले से ही भी सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो तैयारियां फेल होती दिखी इन नवाजियों के आगे। नवाजियों ने जमकर उपद्रव किया, सड़कों पर बवाल किया, सड़कें जाम कर दी, लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई, लोगों के ऊपर पथराव किया, कई घरों के शीशे तक तोड़ दिए गए, कई घरों के बाहर खड़ी जो कारें थीं उनके शीशे तोड़ दिए गए, कई जो मोटरसाइकिलें थीं उनको आग के हवाले कर दिया। अगर प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में भी उग्र प्रदर्शन हुआ। प्रयागराज में कई पुलिस वालों के सर तक फोड़ दिए गए और इसके साथ ही पुलिसकर्मियों की कार जो गाड़ियां थीं वो तक आग के हवाले इन नवाजियों ने कर दी। आखिर इतना उग्र प्रदर्शन कैसा?
इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं, सभी का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ निरंजन हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। वेद प्रकाश जी हैं, पूर्व आईपीएस हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मोइन पठान हैं जो मुस्लिम जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनोवर चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिपोर्टर हैं। मनोवर चौहान के पास पहले चलेंगे, इसके बाद सर आप लोगों से हम चर्चा करेंगे, इस विषय में जानकारी लेंगे। मनोवर, कई शहरों में तगड़ा बवाल हुआ, हिंसा फैली और पुलिस के ऊपर पथराव तक हुआ। आखिर ये बताया जा रहा है, अगर सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर में ये नीली टोपी का कनेक्शन सामने निकल कर आया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, पूरब से लेके पश्चिम तक के बवाल हुआ है। हालांकि पहले से ही एक सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था जिसमें जुमे के दिन प्रदर्शन करने की बात कही गई थी, लेकिन इस स्क्रीनशॉट के ऊपर किसी भी संगठन, किसी पार्टी, किसी का नाम नहीं था। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि साजिश हो सकती है, उग्र आंदोलन करने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए साजिश थी। लोगों को समझाया गया, जो जिम्मेदार थे उनको समझाया, मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत की। हालांकि काफी बड़े स्तर पर प्रदर्शन को रोक दिया गया। मेरठ जोन की अगर बात की जाए तो मेरठ जोन में एक अकेले सहारनपुर को छोड़ दिया जाए तो यहाँ उसको छोड़ दिया जाए तो सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज हुई। लेकिन सहारनपुर में देखा यह गया कि एक रणनीति के तहत ये सब किया गया। पहले नमाजियों ने जमात में हिस्सा लिया, जुमे की नमाज अदा की, उसके बाद घंटाघर चौराहे की तरफ कूच करने लगे और इसी दौरान यहाँ पर धार्मिक नारे लगाने लगे, जिससे कि जो और अन्य लोग थे वो भी भड़क उठे और हंगामा होना शुरू हो गया। हालांकि पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर थे और तत्काल यहाँ पर काबू कर लिया गया। लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि इस प्रदर्शन को रणनीति के तहत किया गया और शहर को कहीं ना कहीं एक हिंसा में झोंकने की कोशिश थी, आग लगाने की कोशिश थी। बिल्कुल, दुकानों पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। यहाँ पर नीली टोपी का जिक्र आ रहा है। हालांकि काला कुर्ता तो कोई भी पहन लेता, मैंने खुद काली शर्ट पहनी है, लेकिन नीली टोपी का जो इसमें कहा जा रहा है कि नीली टोपी थी, वो थोड़ा समझते पड़े हैं। हालांकि इंटेलिजेंस के लोग भी लगे हुए हैं, खुद आईजी मौके पर आज मौजूद है और वो खुद जांच पड़ताल कर रहे हैं, व्यापारी लोगों के साथ पहुंचे हुए हैं। अब तक 48 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो मुस्लिम अधिवक्ता है उनका कहना है कि निर्दोष को फंसाया जा रहा है, निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। एक बाकायदा कमेटी है मुस्लिम जिसमें अधिवक्ता है, 10 अधिवक्ता है, वो केवल 1 रुपए में ऐसे लोगों का केस करने की बात कर रहे हैं जो निर्दोष है। लेकिन अभी कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि इससे ये मालूम चल सके कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। तमाम सीसीटीवी फुटेज और जो ठीक, मनोवर, इस पूरे मामले में जो पुलिस कर्मी है उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पहले से चाक चौबंद की गई थी, इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। आखिर पुलिस इस मामले को किस एंगल से देख रही है? मनोवर, आवाज पहुंच रही है आप तक? मनोवर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 मनोवर, सवाल कीजिएगा। मनोवर, इस पूरे मामले को पुलिस किस तरीके से देख रही है? देखिए, हैरत की बात है कि पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, पूरे पश्चिम में अलर्ट कर दिया गया था। स्क्रीनशॉट को लेकर के भी काफी पजेसिव थे अधिकारी और धर्मगुरुओं के साथ बातचीत की गई। चूंकि सहारनपुर में ही देवबंद आता है, देवबंद में ही है जो मदरसा है जमीयत उलमा हिंद के जो तमाम जो जिम्मेदार है देवबंद में रहते हैं। बावजूद इसके देवबंद में भी और सहारनपुर में भी प्रदर्शन हुए। पहले ही पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे, अभी भी 30 जो कंपनीज है पुलिस की और पीएससी की वो तैनात है। लेकिन जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात होने के बावजूद भी प्रदर्शन कैसे हुआ, ये हैरत की बात है। फिलहाल खुद जो आईजी है वो लगे हुए हैं, जांच कर रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी दोषी पाए जाएं, उनकी यहाँ पर ढीला ढाले रवैये के चलते ऐसा हुआ हो। एसएसपी ने हालांकि ये कहा था कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन प्रदर्शन हुआ। ठीक है मनोवर, आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वेद प्रकाश जी, आपको क्या लगता है, पिछले 2-3 दिन से साजिश बताई जा रही है कि इस दंगे को, हिंसा को भड़काने के लिए वहां पर खुफिया तंत्र पहले से एक्टिव था, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और जितने भी लोग इस तरह की जो हेट स्पीच हैं जी, उनके लिए दिल्ली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है और उसमें 33 एक्यूज को चिन्हित किया है।
अब जो डिमांड चल रही है, जो तमाम दंगे हो रहे हैं, वो डिमांड ये है कि नूपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को अरेस्ट कर लिया जाए। परंतु कानूनन, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उनको फिजिकल रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें प्रोविजन है कि जिन मुकदमों के अंदर 7 साल की सजा है उनमें अरेस्ट करना जरूरी नहीं है। केवल 41 सीआरपीसी का नोटिस देकर उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराई जा सकती है और उनको पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा जाएगा। तो ये जो डिमांड है ये बिल्कुल नाजायज है, और यदि आपको बिल्कुल पीसफुल प्रदर्शन करने का पूरा हक है हिंदुस्तान के अंदर, उसके लिए एक तरीका है, आप परमिशन लेते हैं, उसके बाद में आप एक दिशा निर्देश के अनुसार आप अपना प्रदर्शन रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। परंतु ये किसी को हक नहीं है कि आप जो है पथराव शुरू कर दें, पुलिस वालों की गाड़ियां आग लगा दें, पुलिस वालों को चोट लग जाए, ये कहीं से नहीं बनता। अब ये सवाल आता है कि आप कह रहे थे कि पुलिस के पास सारी जानकारी थी और पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। देखिए, पुलिस के हाथ बंधे होते कानून से और तमाम प्रक्रियाओं से। जो दंगाई है, इनके हाथ किसी से बंधे हुए नहीं है, ना ये किसी कानून को मानते, ना किसी शरीयत को मानते, ना ये किसी धर्म को मानते। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, ये आम एक कहावत है और यही लागू होती है, क्योंकि सारे मुसलमान को आप एक कैटेगरी में या एक तराजू पर नहीं तोल सकते। ऐसे भी मुस्लिम्स हैं, स्कॉलर्स हैं जो इस तमाम बातों को गलत बता रहे हैं। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है मुस्लिम लॉज की, परंतु कानून जो कुरान के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, जैसा कि नूपुर शर्मा ने बोला है, उन्होंने जो हदीस का एग्जाम्पल दिया है वो भी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई कहीं बात बहुत दूर तक जाती है, और स्पेशली जब आप रूलिंग पार्टी के एक प्रवक्ता हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको इस तरह के बयानात से अपने आप को अलग रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए, या शब्दों का चयन करते समय बहुत सोच समझकर बात करनी चाहिए। वेद प्रकाश जी, वो तो उन्होंने माफी भी मांग ली, पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया, इसके बाद इतना गुस्सा क्यों? आखिर ये गुस्सा है या कुछ और ही यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है? इसके पीछे कहीं ना कोई एक साजिश है, जो इस तरह से शुक्रवार के दिन जब बड़ी नमाज होती है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम बड़े बड़े मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ी जाती है, इकट्ठे होते हैं लोग, तो कोई जरूर कोई ना कोई ऐसा ग्रुप है जो चाहता है कि हिंदुस्तान की बदनामी हो। अब ये अफगानिस्तान पाकिस्तान तो है नहीं, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ कानून का राज्य है। जो बहुत से लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको कायदे में तो जाना चाहिए था, कतर की और बहरीन की एम्बेसी पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहिए था कि आप हमारे मुल्क के मामलों में दखलंदाजी ना करें, इस तरह की गलत हरकत ना करें। वो यहाँ ना करके वो सड़कों पर उतर के हिंदुस्तान में आग लगाना शुरू कर दिया। जिन मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने हमारे ऊपर उंगली उठानी शुरू की है, उनके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। वेद प्रकाश जी, अभी 3 जून को हिंसा हुई थी कानपुर में, इसके बाद पूरे शहर में पुलिस अलर्ट मोड पर रखी गई थी, लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में हिंसा हुई। क्या लगता है, पुलिस की नाकामी यहां पर दिख रही है? मैंने शुरू में कहा था कि पुलिस के हाथ बंधे होते कानून से। यदि एप्रीहेंशन के आधार पर यदि पुलिस एक ही आदमी को अरेस्ट कर लेती, कितना बड़ा बवाला होता। या एक भी आदमी पुलिस की फायरिंग से मारा जाता इस दौरान, तो आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा बवाल होने जा रहा था। तो यह आपको बल्कि तारीफ करनी चाहिए पुलिस के धैर्य की और संयमशीलता की। पुलिस के पास गोलियां भी हैं, तलवार भी हैं, टैंक भी हैं, सब कुछ है सरकार के पास में, पर सरकार इन तमाम चीजों को धैर्य से देखती है। लेकिन सर, इस चीज की जानकारी पुलिस को पहले से थी, क्योंकि ये बताया जा रहा है, जो सहारनपुर का मामला है इसमें ये बताया जा रहा है कि पहले से ही इसकी प्लानिंग की जा रही थी और इससे पहले कानपुर में हिंसा हो चुकी थी। तो पुलिस को इस पर काबू करने के लिए पहले से काम करना चाहिए था, सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा रखनी चाहिए थी और उपद्रवियों से निपटने के लिए तैयारी रखनी चाहिए थी। इसीलिए तो ये सारा मामला सरकार ने कंटेन कर लिया, तमाम स्टेट गवर्नमेंट ने, नहीं तो हालात बहुत खतरनाक होने वाले थे। जितना आप सोच रहे हैं उससे तो पता नहीं कितना आगे जाके बात रुकती। इसलिए पुलिस फायरिंग कर सकती है। अब जलियांवाला बाग तो बनाया नहीं जा सकता इसको कि वो फायरिंग करनी शुरू कर दें मस्जिदों के बाहर कि भाई ये हंगामा कर देंगे। इस एप्रीहेंशन में कभी पुलिस काम नहीं करती, ना सरकारें करती है, ना ही करना चाहिए। ठीक है सर, हम आपके पास वापस आएंगे। मोइन पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन पाठक जी, आप ये बताइए कि जो ये हिंसा हुई, आपको क्या लगता है, ये जुमे के नमाज के बाद इतनी क्यों यहां पर भीड़ देखने को मिली?
मोहतरम, आपने मेरा नाम लेने में जरा सी त्रुटि की। मोइन पठान। जी मोइन पठान जी। हाँ, हालांकि पाठक साहब वाला विज्ञान मेरे पास है। हम्म। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा हम्म। कि हुकूमत हिंदुस्तान और हुकूमत उत्तर प्रदेश दोनों का फेलियर है, हम्म। क्योंकि संवाद की कमी की बिना पर कानपुर की बाद में ये मुसलसल जो घटनाएं घटित हुई हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात को भी उजागर करती हैं कि हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा स्वरूप इख्तियार करे हुई है। केवल एक बयान आ जाता है कि हम बुलडोजर चला देंगे। इससे बेहतर यह है कि मुसलमानों के जो 3 बड़े स्कूल हैं, दारुल उलूम देवबंद, बरेली और नदवा, और सूफीइज्म से रिलेटेड दरगाहें और उनके सज्जादगान, इनसे संवाद करने की आवश्यकता है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी संवाद करने की आवश्यकता है कि प्रदर्शन आखिर जो आखिरी स्तर का काम होता है वो पहले स्टेज पे क्यों हो रहा है। हुकूमतों को चाहिए कि वो अपने ईगो से ऊपर उठकर संवाद स्थापित करें, क्योंकि जो शासक वर्ग होता है उसका ये कर्तव्य होता है कि शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन तरीके से चले, और उसका बेहतरीन निजाम उत्तर प्रदेश की सरकार की भी जिम्मेदारी है और केंद्र की सरकार की भी जिम्मेदारी। आईपीएस साहब अभी कह रहे थे कि हेट स्पीच के संदर्भ में, लेकिन जो भारत में और लोग रह रहे हैं तो उनका ये हक थोड़ा नहीं है कि सरकारी संपत्ति को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जाए। मैं वही बात कह रहा हूं, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए जी। हेट स्पीच के मामले में कानून ने उतनी ही सजा की परिधि बांध के रखी है, जो कि वास्तव में बहुत कम है। इसी तरह से हेट स्पीचेस होती रहेंगी, और विभिन्न धर्मों के पेशवाओं के संदर्भ में लोग अपने घृणा फैलाने वाले विचार व्यक्त करते रहेंगे, और इसी तरह से माहौल खराब होता है। हेट स्पीच तो सर असुद्दीन ओवैसी भी देते हैं, वो भी बहुत अच्छा बोल देते हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई। अगर हेट स्पीच कोई देगा, इसका मतलब ये नहीं कि सड़कों पर उतरकर हिंसा करेंगे, आप दुकानों को लूटेंगे, पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी करेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, जिन्होंने हेट स्पीच दी उसके ऊपर एफआईआर की गई। मैं बताना चाहता हूं कि हेट स्पीच अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध दी है, जो हमें कानून ने उसकी सजा भी बताई है, लेकिन एक हेट स्पीच के लिए ऐसा भी कानून बनना चाहिए कि किसी धर्म के अगर पेशवा के खिलाफ कोई हेट स्पीच करेगा जिससे माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, भाईचारा, शांति, सौहार्द सिर्फ नाम के रह जाएंगे, तो उसके लिए कानून ऐसा बनाना चाहिए पार्लियामेंट के जरिए कि कम से कम फांसी। इस्लामिक कंट्री जैसे वहां पर कानून है, वैसा कानून बनना चाहिए क्या हिंदुस्तान में? देखिए, शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए, क्योंकि एक धर्म के अगर किसी बड़े पेशवा के संदर्भ में कोई घृणित स्पीच की जाएगी, यही स्पीच अगर श्री रामचंद्र जी के बारे में कही जाए तो भी मेरी यही राय रहेगी कि उसके संदर्भ में कानून सख्त होना चाहिए। क्योंकि ये क्या बात हुई कि आपने किसी भी धर्म के बड़े पेशवा के बारे में कमजोर बात कह दी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि लोगों को धार्मिक मामलात में, जो जिसके जाति धार्मिक मामलात हैं, उसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो पठान साहब, लोग ये कहते हैं कि पठान साहब, आप ये चाहते हैं कि जिस तरीके से, अगर इस तरीके से हेट स्पीच दी गई तो पूरे देश में जिस तरीके से कल का दिन रहा हिंसा भरा, वो सही था? बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। लेकिन यह है मामला कि उन लोगों को के लिए कोई एक कानून बड़ा बनाने की जरूरत है, जो इस तरह से धर्मों के सबसे बड़े पेशवाओं के संदर्भ में बेहूदगी करें और मजे से उनकी जय जयकार हो और समाज उनको प्रशस्ति पत्र बांटे। ये माहौल खत्म करने के लिए पार्लियामेंट से एक जबरदस्त इंडिविजुअल कानून
बनना चाहिए कि धार्मिक पेशवाओं के संदर्भ में अगर कोई गलत टिप्पणी की गई तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास या फांसी के हद तक की सजा दी जाएगी। इससे ये होगा कि हमेशा के लिए धार्मिक पेशवाओं के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति कोई भी कमजोर टिप्पणी करने से बचेगा। हाँ, तो फिर कानपुर के जो शहर काजी हैं उन्होंने भी तो बोल दिया था अभी हाल ही में जब कानपुर हिंसा हुई, उन्होंने कह दिया था कि अगर बुलडोजर चला घरों में तो हम कफन बांध कर निकल जाएंगे। तो ये सही था? वो भी भड़काऊ बयान दिया था ना उन्होंने, मुसलमानों को भड़काने के लिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो समाज के जिम्मेदार हैं अगर वो ही कमजोर बातें करेंगे, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि नूपुर ने जो कहा है वो सही है, अगर जो नूपुर ने कहा वो बगावत है तो मैं भी मैं सर काजी की बात कर रहा हूं, आप घुमाने की कोशिश मत करिए। आप अपने तरफ के भी लोगों को देखिए ना। अगर नूपुर ने बयान दिया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, FIR हुई, पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता तक दिखा दिया, लेकिन शहर काजी ने भी तो ऐसा बयान दिया था कि कफन बांधकर हम बाहर निकल आएंगे। कहीं ना कहीं वो भी हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जो भी वैमनस्य फैलाने की बात करे, जो भी शांति को तोड़ने की बात करे, जो भी भाईचारा खत्म करने की बात करे, उसकी निंदा ही नहीं, उसका इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए, चाहे वो काजी हो या नूपुर शर्मा हो या साध्वी प्रज्ञा जो पूर्व आतंकवादी हैं, फिलहाल उनको बरी कर दिया गया है। ठीक है, आपके पास हम वापस आएंगे। निरंजन जी, अभी हिंदू जो देवी देवता हैं इनके ऊपर टिप्पणी की जा रही थी, कोई हिंदू तो सड़कों पर नहीं उतरा, इस तरीके से हिंसा भरा प्रदर्शन तो नहीं किया गया? देखिए, ऐसा है सत्यम जी, इस बात के 3 पहलू है जो हम चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो अभी जो मोइन खान साहब कह रहे थे, या जो हिंसा का समर्थन जो लोग कर रहे हैं, या जिसको कहते हैं मूक समर्थन जो लोग कर रहे हैं इस हिंसा का, मैं इनसे पूछता हूं कि किसी एक व्यक्ति ने एक दुर्भावनावश या किसी भी वश अगर किसी के बारे में कुछ गलत बोला है, किसी की भावनाओं को आहत किया है, उसके बाद में जैसे ये हिंसा भड़क रही है, इससे समाधान क्या हुआ? हजारों लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, 5-10 जिंदगियां जा चुकी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटलों के अंदर अभी भर्ती है, वो दोनों तरफ से है, पुलिस की तरफ से भी और प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी। और उसके अलावा हजारों लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, कईयों की दुकानें जल गई, कईयों के घर जला दिए गए। तो क्या इससे अल्लामा इकबाल कहें या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मोहम्मद साहब कहें, क्या उनकी शान में कुछ अब बढ़ोतरी हो गई है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर नूपुर शर्मा ने मान लीजिए बहुत बड़ा दुष्कर्म किया है, बहुत बड़ा गलत काम किया है, मैं एक बार की इस बात से सहमत हूं आपकी बात से, और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसका परिणाम जो हो रहा है, ये जो सड़कों के ऊपर हो रहा है, जो आज बंगाल में हो रहा है, जो कल उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हो रहा था, और उसके जो रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं, इससे क्या मोहम्मद साहब की इज्जत में बढ़ावा हो गया? इसमें क्या इस्लाम बड़ा हो गया? भाई साहब, सीधी सी बात है, हम लोग, परमात्मा ने हमारे को इंसान की जीवन में दिया है तो हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। लोग हिंदुओं के भगवानों पे भी बहुत ज्यादा टिप्पणी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आज की तारीख में कमेंट्स और ट्वीट और पता नहीं क्या क्या पोस्ट भरे पड़े हैं, जिनको देख करके मैं आपको बता सकता हूं कि लोगों के तन बदन में आग लगती है, लेकिन वो रोडों पे नहीं निकलते, वो कहीं पत्थरबाजी नहीं करते, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, वो कहीं ना कहीं जो जिस आदमी को बर्दाश्त नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर के कानून का सहारा लेता है, मुकदमा दर्ज करवाता है, और जिस आदमी में ये करने की सामर्थ्य नहीं है, वो अपने घर में चुपचाप अपने आप को बर्दाश्त करके घर में बैठ जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, पहली बात तो ये। दूसरी बात सत्यम जी, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बात करेंगे हम सहारनपुर की जी, निश्चित रूप से देखिए ये चीज कल से जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनसे ये चीज साबित हो चुकी है कि ये जो कल जो भी घटनाएं हुई है सारी की सारी पूर्व नियोजित घटनाएं थी, और ये एक दिन की प्लानिंग थी नहीं थी, ये कई दिनों की प्लानिंग थी। और ऐसा लग रहा है कि भाई जिस तरीके से पत्थर, जिस तरीके से पेट्रोल बम, जिस तरीके से
सुतली बम, जिस तरीके से देसी बम इन घटनाओं के अंदर प्रयोग किए गए हैं, ये यकायक कोई भीड़ उग्र हो गई और कोई भीड़ बलवाई हो गई, ये वो वाला नजारा है ही नहीं। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रायोजित दिख रहा है। और इसके अंदर देखिए, थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी फेल्योर मानता हूं। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं सत्यम जी, गाजियाबाद जिला है और गाजियाबाद का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है लोनी, जहां पे मुस्लिम बहुल एरिया है, लेकिन गाजियाबाद का जो प्रशासन है, गाजियाबाद के अंदर जो मैं नाम लेकर के आपसे बात करता हूं कि जो आईपीएस हैं गाजियाबाद के एसपी देहात डॉक्टर इरज रजा पिछले 4 दिन से लगातार रोडों के ऊपर है, लगातार लोगों से संपर्क में है, लगातार उन्होंने अपनी जो खुफिया टीमें हैं उनको एक्टिव कर रखा है, लगातार उन्होंने अपने मुखबिरों को एक्टिव कर रखा है। तो इसी वजह से यह हुआ कि गाजियाबाद जैसे संवेदनशील क्षेत्र के अंदर कल कहीं कोई छुटपुट घटना भी नहीं हुई, और उसके अंदर भी जो मंसूरी है, लोनी है, इतने जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, वहां पे इतने सौहार्द से कल की नमाज अदा की गई और कोई कहीं पे कोई छुटपुट घटना नहीं हुई। इसके अंदर मैं सारा का सारा श्रेय गाजियाबाद प्रशासन और एसपी देहात डॉक्टर इरज रजा को देना चाहता हूं, जो लगातार 4 दिन से सड़कों पे थे। तो इसी तरीके से अगर बाकी शहरों में भी पहले पूर्वानुमान इस चीज का लगाया जाता तो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल किया जा सकता था। ठीक है वेद प्रकाश जी, ये बिल्कुल बात सही है कि कानपुर में हिंसा हुई, लेकिन कल के दिन कानपुर में कहीं हिंसा नहीं हुई क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा कर दी गई थी। लेकिन अन्य जिलों पर आखिर क्यों इस तरीके की हिंसा देखने को मिली? क्या पुलिस की यहां पर कुछ कमी देखने को मिली? पुलिस यहां पर ज्यादा तरीके से सतर्क नहीं दिखाई दी? देखिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस की कहीं पर ढिलाई थी। एक ही उनके डीजी हैं, एक ही तमाम को आदेश है। एपी सेंटर कानपुर में बना हुआ था, उसको कोशिश की गई होगी वहां के प्रशासन ने। आपने देखा होगा तमाम टेलीविजन दिखाया गया, जो वहां के मौलाना थे, जितने भी जिम्मेदार जो मुस्लिम लीडर्स थे, उनको बैठकर पुलिस ने कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश की थी, परंतु कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उनके पीछे वो लोग तो सही हो सकते हैं जो मीटिंग में शामिल थे या जो लोग, लेकिन सर ये तो पूरे देश में हुआ है, कई जगहों पर ऐसी हिंसा देखने को मिली है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं प्री प्लान थी, कहीं ना कहीं इसकी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नूपुर तो शर्मा ने सर बोला खुफिया है एजेंसी नाकाम रही बताने में। हुकूमत की नाकामी, ऐसी एप्रीहेंशन थी, वहां तमाम तरह की फोर्सेज लगाई गई थी, परंतु पहले एप्रीहेंशन के आधार पर कहीं फायरिंग नहीं की जा सकती, या मस्जिदों के बाहर से बिना एक्शन हुए उन पर रिएक्शन नहीं हो सकता, उनको अरेस्ट करके डिटेन कर दिया जाए, क्या नमाज पढ़ने नहीं जाओगे क्योंकि हमें उम्मीद है कि वहां दंगा होगा उसके बाद। ऐसा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में एक कानून है, एक सिस्टम है, उसके तहत होता है। दंगे हुए, एक्शन हो रहा है, अभी तक 250 आदमी यूपी में अरेस्ट हो चुके हैं, वो जेल जाएंगे और तमाम चीजें की जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा। तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। ठीक है पठान साहब को कोसने की जरूरत नहीं है। पठान साहब, आपने अभी बोला कि प्रशासन की नाकामी, आप भी कुछ जिम्मेदारियां ले लीजिए, क्योंकि हिंसा तो पूरे देश में हुई है, कई जगह पर हुई, हिंसा बिल्कुल सही नहीं होती है, आप भी कुछ जिम्मेदारियां ले लीजिए। 13 राज्यों में हिंसा हुई और मैं जहां से हूं वहां पे बहुत पीसफुल तरीके से मामलात रहे रामपुर, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे लगातार लोगों से ये कहते रहे कि अगर हमारे ईश्वर के अंतिम दूत के संदर्भ में कोई घृणित बात की गई है तो उसका अगर हमें एहतजाज भी करना है, आंदोलन भी करना है, और वो भी अभी करना नहीं, जब करेंगे उसके बारे में सोचेंगे, और जो हमें कानून ने जो अधिकार दिए हैं उनके अंतर्गत रहते हुए करेंगे। मैंने अभी आपसे ये कहा कि हुकूमतें जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को समझ रही हैं, इनको थोड़ा सा अपनी सोच में तब्दीली करना पड़ेगी और संवाद स्थापित करना होगा, और संवाद स्थापित करने के लिए आपको अपनी नाक थोड़ी सी नीचे करना पड़ेगी। ये नहीं है कि हम बिल्कुल ऐड के चढ़ेंगे, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, ये शब्दावली अच्छी नहीं है। क्या सर इसी शब्दावली की वजह से हिंसा की गई है? यही चीज आप लोगों को बुरा लगा है क्या? बिल्कुल मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये बताइए, अगर आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, सरकार अपना काम करेगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों पक्षों की तरफ कार्रवाई करती है सरकार, इसमें आपको बुरा लगने की क्या बात है?
तो 1947 इस तरीके से की हिंसा पहले सही जो है, हम सरकारी इस तरीके की हिंसा संपत्तियों को सही है कि नुकसान सड़कों पर आप पहुंचाते थे, उग्र अंग्रेज प्रदर्शन हमारे करें, ऊपर उग्र प्रदर्शन करें और पुलिस वालों का सर फोड़ें और गाड़ियों को आग लगाएं, ये चीजें सही है? पुलिस वाले इसको आप गोली सही चला समझते दें, हैं? लोगों की लाशें बिछा दें, पुलिस वाले गोलियां चला दें, लोगों की लाशें बिछा कहां दें। पर आप पुलिस मेरी वालों बात ने सुन गोलियां नहीं रहे। चलाई? अगर गोली कल रांची पुलिस में चला चलाई, देती, रांची में, अगर कल पुलिस रांची गोली में, चला रांची देती तो में, हिंसा ये शांत हो जाती, रांची में, 2 मिनट में शांत हो जाती, मुझे रांची लगता में। है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? आप बवाल के समर्थन में है, इसका मतलब आप गलत आप बवाल के समर्थन में, मैं उतनी देर से आपको सुन रहा हूँ, मैं उतनी देर से मैं आपको सुन रहा हूँ, आप बवाल के समर्थन में हैं, आप बवाल के समर्थन में भाजपा के एजेंट है। आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं भाजपा का एजेंट हूं? आप कैसे बोल सकते हैं इस तरीके? आप किसके एजेंट हैं? भाजपा के एजेंट। आप किसके एजेंट हैं? आप मुझे भाजपा के एजेंट बोल रहे हैं, आप हिंसा के समर्थन में हैं। अगर सरकार अपना काम करती तो आपको बुरा लगता है? इस तरीके की हिंसा करवाते हैं आप लोग। पूर्व आईपीएस हमारे साथ मौजूद हैं, वेद प्रकाश जी। चलिए, समय की कमी है इसलिए माफी चाहते हैं आप लोगों से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो हिंसा जिस तरीके से हुई, कई शहरों में हुई, उत्तर प्रदेश के 8 शहर ऐसे थे जहां पर काफी हिंसा हुई, दुकानें फूंक दी गईं, सड़कों पर बवाल खूब हुआ और पत्थरबाजी खूब हुई। पुलिस संभालने की कोशिश कर रही थी, हल्का बल का प्रयोग किया, लेकिन पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी कर दी गई। ऐसे पुलिस वाले जिनकी सर फूट गए और उनको पास के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। लेकिन सवाल यही कि आखिर छोटी सी टिप्पणी के बाद जब कार्रवाई हो गई नुपुर शर्मा के ऊपर, उनको पार्टी ने बाहर निकाल दिया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, तो फिर 10 दिन बीत जाने के बाद इस तरीके की शहरों में हिंसा होना सही नहीं है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।